पीपीएससी की निस्बत जो है वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन टाइम ज्यादा दे देती है। चलिए, आज हम जो है कुछ बेसिक सी डिटेल्स देखेंगे, आसान से मुश्किल की तरफ चलेंगे। हमने जो है जो चीजें समझनी है वो ये है कि हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान अफेयर के, और फिर पाकिस्तान अफेयर में ही हम जो है वो चले जाएंगे और डिस्कस करेंगे वो तमाम के तमाम क्वेश्चन जो कि बलूचिस्तान से मुतलिक हैं, पंजाब से मुतलिक हैं, केपीके से मुतलिक हैं, और जो हमारे पास जो है वो सिंध से मुतलिक हैं। यानी कि वो सारे के सारे क्वेश्चंस हमारी डिस्कशन का पार्ट रहेंगे, जो क्वेश्चन जो हैं मुख्तलिफ एग्जाम्स का हिस्सा रह चुके हैं। तो याद रखिएगा कि हमने यहाँ पे कोई भी रैंडम डिस्कशन यहाँ पे नहीं होगी। जो अभी वाली पाकिस्तान अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन वो है जो कि पिछले पेपर के अंदर आ चुका है। सो इन तमाम के तमाम क्वेश्चंस को आप ना सिर्फ प्रिपेयर करेंगे बल्कि कोशिश करेंगे कि अभी के अभी जो है वो जैसे ही क्लास एंड हो तो उसके साथ साथ ये सारी की सारी सीरीज जो है वो आपको याद होनी चाहिए। आसान से मुश्किल की तरफ चलेंगे। पहली जो चीजें होंगी ये वो होंगी जो ज्यादातर आप लोगों को पता होंगी, जो आपके नॉलेज में ऑलरेडी ऐड होंगी। तो इस चीज से ये अज्यूम नहीं करना कि ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो ऑलरेडी मुझे पता है, तो फिर मैं तो शायद मुझे स्किप कर देना चाहिए। आपको रिवाइज करना है। और वंस अगेन, ये बहुत एक हरक्यूलियन टास्क होता है, मुश्किल टास्क होता है कि आप जो है वो हर दफा जो हमारे पास दो एग्जाम्स हैं, पीपीएससी और एफपीएससी जो है वो, कि इनके क्वेश्चन जो हैं वो एक जगह पे इकट्ठे करें, उनको एक सेशन में डिस्कस करें और एक टॉपिक के मुतालिक करें। ठीक है, डेफिनेटली ये एक मुश्किल काम है, और आप इसके लिए जो है यू यू नीड टू कंसल्ट अ लॉट मेनी बुक्स एंड द पेपर्स। तो अगर आपको ये सारी की सारी चीजें एक जगह पे कलेक्टिवली मिल रही हैं तो आपको इस पे ऊपर काम करना है, एंड यू नीड टू स्पेंड योर टाइम एक्टिवली। पहला जो आज का क्वेश्चन है, हम बात स्टार्ट करेंगे जी नेशनल एंथम पे। ज्यादातर चीजें आपको इसके बारे में ऑलरेडी पता है। आपको पता है कि ये अप्रूव हुआ था अगस्त के महीने में 1954 में। आपको ये भी पता है कि इसको लिखने वाले जो हैं वो हफीज जलंधरी हैं। आपको ये भी पता है कि हफीज जलंधरी जो है वो इन्होंने लिखा था, और ये नेशनल एंथम उनकी किताब चिरागे सहर के अंदर जो है वो शामिल है। सो चिरागे सहर के अंदर जो है वो उन्होंने इसको मेंशन किया, लिखा। और इसकी जो सिंथ थी, ये नेशनल एंथम जब लिखा गया, इसकी जो सिंथ थी वो मखमस थी। वो सिंथ जिसका नाम जो है वो मखमस है, उस सिंथ के अंदर जो है वो ये लिखा गया था। तो ये हैं कुछ डिटेल्स नेशनल एंथम के बारे में। मैं वंस अगेन बता दूं, सारे के सारे पॉइंट्स आपको सेशन के एंड पे याद होने चाहिए। ओके, सो यू नीड टू रिवाइज एंड मेमोराइज ऑल दीज थिंग्स, और अभी के अभी इनको रिवाइज करना। अहमद जी चावला पाकिस्तान के नेशनल एंथम की ट्यून जिन्होंने जिन्होंने कंपोज किया था, जिसकी जो ट्यून थी वो हमें जो दी थी, वो है जी अहमद जी चावला जो है वो उन्होंने इसको दिया था। ठीक है, ये सिंध का नाम है। जैसे आप पढ़ते हो ना, अयम्बिक पेंटामीटर है, हेक्टामीटर है। ठीक है, आपने उसमें देखा होगा, इंग्लिश में आप समझते हो। ठीक है, मीटर्स होते हैं मुख्तलिफ जो हैं वो, जिसमें स्ट्रेस अनस्ट्रेस होता है, आयाम होता है। ठीक है, आई एम श्योर। तो ये उर्दू में एक जो है, या ये पर्शियन के अंदर है, मखमस जो है वो एक सिंफ है, उसमें लिखा जिस तरह से अरेबिक पेंटामीटर्स है हमारे पास। अच्छा जी, हसन नेशनल एंथम अगस्त 1954 में अप्रूव हुआ था। लिखने वाले का नाम हफीज जलंधरी है, और इसको उन्होंने अपनी किताब चिराग सहर के अंदर लिखा। इसकी जो फॉर्म है, जो जिस टाइप में पाया जाता है, जिस तरह से उसको हम मखमस कहते हैं। मखमस जो है, आपने देखा होगा कि एक तरह की मुसद्दस हाली जिस तरह से होती है। मुसद्दस हाली में क्या है, तो शायर जो है वो छः छः जो है वो अशार के बंद बनाते हैं। ठीक है, मुखमस में जो है वो पांच होता है। ठीक है, तो एक ये हमारे पास एक सिंफ होती है जिसमें शायर जो है वो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं कि मैंने इतनी लाइनें ही एक के अंदर जो है वो पुट करनी है। ठीक है जी, नेशनल एंथम का जो ट्यून था उसको कंपोज किया था अहमद जी चावला ने। ठीक है, याद है, हम सारी की सारी वो क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे जो कि पाकिस्तान के मुतालिक पिछले पेपर्स में आ चुके हैं। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन जो है वो अभी बलूचिस्तान, पंजाब, केपी के, ये सिंध के बारे में नहीं होगा।
ये वो क्वेश्चंस हैं जो हमारा अगला टॉपिक है, इनके बाद वाला, उनके ऊपर हमें बात करनी है बाद में, लेकिन अभी सिर्फ पाकिस्तान के बारे में हम बात करेंगे। नेशनल एंथम का ड्यूरेशन आप सबको पता है, काफी दफा ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुका है कि ये 80 सेकेंड्स का ड्यूरेशन है। इसको रिवाइज कर लीजिएगा। और ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और आपको याद है कि नेशनल एंथम जो है वो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो है वो प्ले किया गया था 13 अगस्त को। ये वो चीजें थी जो आपको ऑलरेडी पता है 1954 में। और ये चलाया गया था रजा शाह पहलवी ऑफ ईरान के लिए। सो ईरान ने जो है वो पाकिस्तान को सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया था। तो रजा शाह पहलवी जो हैं उनकी आमद जब हुई थी तो तब जो है वो इसको प्ले किया गया था उनके ऑनर में। तो ठीक है जी, आगे जी मूव करते हैं। नेशनल एंथम जो है 13 अगस्त को जब प्ले किया गया था तो ये बीबीसी के ऊपर जो है वो ये चलाया गया था। ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट जो है ये सबसे ओल्ड हमारे पास जो है एक ऐसी ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है जो कि सबसे ओल्ड है। जितनी भी आप ब्रॉडकास्टिंग एजेंसीज देखते हैं जो उसके बाद बनती हैं, अल जजीरा है वगैरह वगैरह हैं, ये बहुत बाद में आती हैं, ठीक है। लेकिन बीबीसी जो है वो सबसे पुराना है। इसने अपना जो है वो काम करना शुरू किया था आई थिंक 1920 से 1930 के दरमियान जो है वो, ठीक है। 1920 से ऑनवर्ड जो है वो ये शुरू हो गया था। 150 हमारे पास आती हैं बीबीसी के लिए, भी पिछले पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। 1922 से 1926 के दरमियान ये जो है वो ऑपरेशनल हुआ था, ठीक है। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन इसका जो है वो पूरा नाम है, ठीक है। और ये पूरी की पूरी दुनिया को जो है वो कवर करता है, ठीक है। इवन पाकिस्तान के अंदर भी बीबीसी उर्दू था। आपको पता है कि वो कब बंद हुआ था बीबीसी उर्दू जो है वो, उसने कब अपनी नशरियात पाकिस्तान से खत्म कर दी थी। बीबीसी उर्दू जो है वो पाकिस्तान में भी था और बीबीसी उर्दू जो है वो यहाँ पे काम किया करता था। डू यू नो उन्होंने कब अपनी जो है वो लास्ट ब्रॉडकास्ट की, उन्होंने कब कहा? ये हाल ही की बात है। इसको जरूर देखिएगा। आई एम श्योर इट विल आंसर लॉट मेनी क्वेश्चंस। ओके जी, आगे चलते हैं जी। एक ऐसा पर्सन जो है, अब हम बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में। और पाकिस्तान में हम जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना की बात करेंगे। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद जो है वो कौन से पर्सन थे जो कि प्रेसिडेंट बने थे मुस्लिम लीग के। मुस्लिम लीग जो है ये वही जमात थी जिसने पाकिस्तान के लिए स्ट्रगल की थी। सो मोहम्मद अली जिन्ना के बाद एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि कौन से ऐसे पर्सन थे जिन्होंने इसको लीड किया था, इसको मुस्लिम लीग को आगे लेके चले थे। खलीकुल जमान जो है वो उनका नाम है। खलीकुल जमान जो है ये आगे लेके चले थे, नहीं किरण ख्वाजा नजीमुद्दीन नहीं थे। खलीकुल जमान थे मुस्लिम लीग की बात करें। सो इन्होंने इस जमात को बतौर प्रेसिडेंट जो है वो इन्होंने लीड किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7वें नंबर पे हम बात करना चाहेंगे कि जब जो है कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना को प्रेसिडेंट बनाया गया पाकिस्तान की फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। एक तो ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान जो है वो उनके प्रेसिडेंट, पहले प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, एक ऐसी असेंबली जिसका काम आइन साजी करना था, एक ऐसी असेंबली जिसका काम कानून साजी में मुआवनत करना था। वो असेंबली पाकिस्तान में बनती है अगस्त 11 1947 को। और मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो इसके पहले प्रेसिडेंट थे, ठीक है। पाकिस्तान ने मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस को भी जो है वो ज्वाइन किया था, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस को। सो यूनाइटेड नेशंस, इससे पहले कि मैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में जो है वो आपको कुछ डिटेल्स बताऊं और ये बताऊं कि पाकिस्तान ने कब कब किस किस को ज्वाइन किया था, कुछ और चीजें जो यूनाइटेड नेशंस के बारे में आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। मैं जब भी यूएन की बात करूंगा, मैं बात करूंगा बेसिकली यूनाइटेड नेशंस की। जब मैं, अगर आप इस नाम पे गौर करें, यूनाइटेड, मुत्तहिदा, इकट्ठी कौमें, जब सारी की सारी कौमें इकट्ठी होकर एक प्लेटफॉर्म पे जाती हैं उन्हें हम यूनाइटेड नेशंस कहते हैं। ऐसा नहीं है कि इसका नाम सिर्फ यूनाइटेड नेशंस ही है। मुख्तलिफ दुनिया के हिस्सों में इसको यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के तौर पर भी जाना जाता है, या ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर भी। सो बेसिकली ये इसका काम मुख्तलिफ ममालिक की गवर्नमेंट्स के साथ रब्ता करना है। ये सारे के सारे मुख्तलिफ ममालिक को जो है वो एक पेज पे लेके आती है, यकीनी बनाना है, जो पहला मकसद था पीस, ताकि इंसान जो है वो लड़े ना। आपको पता है कि जब भी हम इंसान दुनिया में आते हैं और जब भी रहते हैं
हम सबसे पहले पीस के लिए जो है वो कोशिश करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। अगर आपको याद हो, जिन लोगों ने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होगा, उन लोगों ने तीन जो है वो बड़े अजीम अजीम नाम जो है वो देखे होंगे। थॉमस हॉब्स की बात कर रहा हूँ, जॉन लॉक की बात कर रहा हूँ। तो ये सारे के सारे लोग जो हैं, ये कौन से लोग थे? ये वो वाले लोग थे कि जिन्होंने ये बताया था कि आप जो है, जो किस तरह से हमने एग्रीमेंट्स कैसे किए थे जब इंसान वजूद में आते थे। तो जो यूनाइटेड नेशन का पहला मकसद ये था कि हमने पीस देना है, और इन लोगों को पीस के साथ साथ सिक्योरिटी जो है वो यकीनी बनानी है। मामला कुछ यूं हुआ था कि दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स ने सर पकड़ लिए थे कि यार ये जो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 हुई है, ये तो बड़ा काम खराब हुआ है। ठीक है, कि दुनिया सारी की सारी आपस में लड़ना शुरू हो गई है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो उसके बाद जो है वो यूनाइटेड नेशंस जो है वो वजूद में आता है, ताकि हम सब जो है वो उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएं। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर को देखना। यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर जो है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो ये न्यूयॉर्क सिटी के अंदर है। न्यूयॉर्क के अंदर है। और न्यूयॉर्क के साथ साथ जो है, इसके ऑफिस ओल्ड सिटीज के अंदर भी लोकेटेड हैं, जिनमें जिनीवा है, जिनीवा में इसके ऑफिस लोकेटेड हैं। वियना है, उसके अंदर जो है वो लोकेटेड है। नैरोबी है, वहां पे भी इसके ऑफिस जो है वो लोकेटेड है, लेकिन मेन ऑफिस जो है वो न्यूयॉर्क में है। तो इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो पार्ट है, और वो है जी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे आईसीजी कहते हैं। खैर, ये आईसीजी को जब देखते हो तो एक बात और याद रखना, ये आईसीजी से जो है वो तीन नाम पाकिस्तान के दरिया भी याद रख लेना। इंडस आ जाता है, चिनाब आ जाता है, और झेलम आ जाता है। ठीक है। ये वो दरिया हैं जो पाकिस्तान के पास है। आईसीजे, आई एम श्योर कि ये चीजें याद रहेंगी आपको, तो वो आईसीजे। ठीक है। आईसीजे बल्कि यूएन के बारे में मैं बता रहा था, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है वो बताया गया कि भाई अब दुनिया को आपस में लड़वाना नहीं। ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड नेशंस ही सबसे पहले बनाया गया। इससे पहले एक और इदारा होता था, उसका नाम होता था लीग ऑफ नेशंस के नाम से। ठीक है। लीग ऑफ नेशंस के नाम से। अब मरियम जफर, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान दरियाओं की तकसीम हुई हुई है ना, ये यहाँ पे तो वैसे आईसीजी का मतलब है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। लेकिन मैंने बताया कि इससे आप ये भी अगर याद रखना चाहें तो रख सकते हैं कि पाकिस्तान के पास तीन दरिया हैं। ठीक है। और वो हमारे पास ये हैं, इंदस है, चिनाब है, और झेलम है। ठीक है। ये वैसे मैंने बताया आपको कि अगर याद रह सके तो इसे रख दीजिएगा। डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? अच्छा जी, आगे बढ़ने से पहले मुझे यहाँ तक पहले कंफर्म करने थे, जो बातें मैंने यहाँ तक बताई हैं समझ में आ रही हैं आपको? जो बातें हम डिस्कस यहाँ तक की, कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पे आपको समझ में ना आया हो, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो, उसे डिस्कस किया जा सकता है। सर, बीबीसी स्टैंड्स फॉर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, CORPORATION कॉर्पोरेशन। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं जी। सो जी, लीग ऑफ नेशंस जो है वो बनाया गया था दुनिया ने। उन्होंने देखा कि भाई जंगें जो है वो होती हैं, तो लीग ऑफ नेशन का मकसद ये था कि दुनिया के अंदर पीस कायम करना। ये यूनाइटेड नेशन का जो जिस तरह से कहते हैं ना, इब्तदा में कोई इदारा बनना, यूनाइटेड नेशन से पहले लीग ऑफ नेशंस का वर्ड था। अब इसको जो है वो बनाया कब गया था? ये बात है 10 जनवरी 1920 की, यानी कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो है वो दुनिया ने जब पहली जंग अजीम हुई। और पहली जंग अजीम कब हुई थी? 1914 से लेके 1918 तक रही थी। और ये मैं बता चुका हूँ डेट दोबारा क्या लिखनी है। तो इन्होंने कहा कि यार कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जो कि लोगों को आपस में रख सके। लेकिन ये जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जल्द ही खत्म हो गई। और इसका ऑपरेशन जो है वो जल्द से मुराद यहाँ पे ये है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हो गई, 1939 में शुरू हो गई, तो उन्होंने कहा इस इदारे का तो फायदा ही कोई नहीं हुआ, फजूल में लीग ऑफ नेशंस बनाया है। तो 1946 में इसको खत्म कर दिया गया। और फिर इसको जो है वो खत्म करने के बाद बनाया गया यूनाइटेड नेशंस। अब इसको जो है वो स्टोरी को याद रखना है कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो कैसे बना था। सो जी, यूनाइटेड नेशंस जो है इसके वजूद आता है हमारे पास 1945 के अंदर। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये अप्रैल का महीना था। और अप्रैल में 25 अप्रैल जो है वो उसके अंदर ये 25 अप्रैल 1945 में वजूद में आता है। सबसे पहले जब वजूद में आता है तो 50 के करीब जो है वो गवर्नमेंट्स इसको ज्वाइन करती हैं, 50 के करीब ममालिक इसको ज्वाइन करते हैं। याद रहे, जो बात मैं आपके सामने स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, ये वो चीज है जो पिछले पेपर्स में आ चुकी है। क्योंकि आपके टॉपिक से रिलेटेड है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो प्लीज इसको ढंग से नोट करते चले जाइएगा, और कोई भी चीज स्किप मत कीजिएगा। ठीक है। सो 50 गवर्नमेंट जो है वो मिलती हैं सबसे पहले सैन फ्रांसिस्को के अंदर जो है। ठीक है।
सैन फ्रांसिस्को के अंदर मिलती हैं और वो मिलके जो है वो इसकी बुनियाद रखती हैं और इसके बारे में जो बाकी डिटेल्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। सो यूनाइटेड नेशंस जो है वो अपना काम करना शुरू कर देता है। सो यूनाइटेड नेशंस जो है हमारे पास यहाँ तक के लिए डिटेल्स इतनी ही, बाकी डिटेल्स जो है वो जैसे जैसे हमारे पास आती हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। सो जी, हम पाकिस्तान की स्टोरी को डिस्कस करते 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 हम जो है वो चले गए यूनाइटेड नेशंस का एक इंस्टीट्यूट है, एक इदारा है, एक ज़िली इदारा है, एक उसका सब हेडर है और उसको कहते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनियन जो है वो, ठीक है। पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनियन को 27 अगस्त 1947। ये डिटेल्स हमारे पास इंपॉर्टेंट है। ओके जी। हाँ, पाकिस्तान में सबसे पहले यूएस एम्बेसी की मैं बात कर लेता हूँ, बाकी एम्बेसीज की भी बात करेंगे, लेकिन जैसे जैसे जो क्वेश्चंस हमारे पास इंपॉर्टेंट है। यूएस एम्बेसी जो है वो पाकिस्तान में ओपन होती है, एस्टेब्लिश की जाती है 15 अगस्त 1947 को। सो 15 अगस्त 1947 में हमारे पास जो है वो आ जाती है जी, एक एम्बेसी आ जाती है। और उस वक्त एम्बेसी जो है वो कराची में बनाई गई थी। ये क्या वजह थी, कराची में क्यों बनाई गई थी, इस्लामाबाद में क्यों नहीं बनाई गई थी, इस्लामाबाद में क्यों नहीं बनाई गई थी, कराची में क्यों इसकी एम्बेसी बनाई गई थी। कैपिटल उस वक्त जो है वो कराची था ना, ठीक है। तो ये बनाई गई थी और पाकिस्तान में जो पहले एम्बेसडर थे यूएस की तरफ से, उनका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका नाम पॉल एच एलिंग था, PAUL H एलिंग था। पॉल एच एलिंग जो है वो बेसिकली इन्हें जो है वो पाकिस्तान में भेजा गया था। यूएस की एम्बेसी तो बन गई, और उसके बाद 15 अगस्त और 1947 में इनको ऑफिस भी अलॉट कर दिए गए। लेकिन पॉल एच एलिंग जो है वो बाद में आए थे। ये 20 सितंबर को जो है वो इन्होंने आए थे और फिर इन्होंने जो है वो चार्ज संभाला था 1947। अब जो है हमारे पास चीजें समझना आसान हो जाएंगी। एक क्वेश्चन और जो क्वेश्चन बार बार पूछता है वो ये है कि जब पार्टीशन होती है तो उस वक्त जो है वो वजीर आजम कौन थे। कोई मुझे बता सकता है कि कौन वजीर आजम थे जब पार्टीशन हो रही। ब्रिटिश के, ब्रिटिश के जो है वो कौन थे प्राइम मिनिस्टर, कौन थे जी ब्रिटिश के। ओके जी, हमारे पास ब्रिटिश के जब पाकिस्तान बन रहा था उस वक्त हमारे पास से प्राइम मिनिस्टर थे क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट इटली जो है, याद रखिएगा इनका मुकम्मल नाम भी अपने याद रखना है। क्लेमेंट इटली जो है, वैसे तो इनकी कभी डेट्स नहीं पूछी गई। 1967 को जो है ये इनकी डेथ हो जाती है और ये यूएस के, सॉरी यूके के प्राइम मिनिस्टर रहते हैं 1945 से 1945 से लेके 1951 तक, ठीक है। 1951 तक जो है वो। और इनकी जो पार्टी थी, जिस पार्टी से इनका ताल्लुक था, उसका नाम है जी लेबर पार्टी, ठीक है। लेबर पार्टी जो है वो, लेबर पार्टी, ये लेबर पार्टी से थे और ये लेबर पार्टी के हेड रहे थे 1935 से लेकर 1955 तक। काहिरा लिखती हैं सर काइंडली, स्पीड आपकी बहुत आहिस्ता है, थोड़ा तेज पढ़ाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स कवर हो सकें। ग्रेट, एक्सीलेंट, श्योर। अच्छा जी, यहाँ पे मैं रुकूंगा। कोई पॉइंट ऐसा जो अभी तक समझ में ना आया हो, जिसके बारे में कुछ कंफ्यूजन हो, वो पूछा जा सकता है। ओके जी, हम यहाँ से आगे चलते हैं। ताहिरा, आपने स्पीड स्लो करने के बारे में कहा, मैंने इसको समझ लिया। हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा जो है वो आहिस्ता चले। ओके जी। पाकिस्तान से ब्रिटिश जो है वो पावर पाकिस्तान और इंडिया से कब खत्म की गई थी, एक इम्पोर्टेंट डेट अक्सर पूछी जाती है। ये फरवरी का महीना था, फरवरी 20 1947 में ब्रिटिश की जो फोर्सेस थे वो पाकिस्तान से चले गई। उनको डेफिनेटली फोर्सेस और गवर्नमेंट एंड ऑल द पीपल, जैसे वो अफगानिस्तान से जो है वो यूके वाले चले गए। और सारी की सारी डिटेल्स जो है वो फिर हमारे पास उसके बाद जो आ जाती है।
तो ब्रिटिश जो है इनकी फोर्सेस ऐसा नहीं था कि इट वाज द प्रोसेस ऑफ ए सिंगल डे, इसमें काफी टाइम लगा। और उसमें जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के क्लैशेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा थे। और इन तमाम चीज़ों को ही देखने के लिए फिर जो है वो यहाँ पे भी स्टे करना पड़ा। अच्छा जी सर, पाकिस्तान ने यूएनओ को कब जॉइन किया? नहीं, 30 सितंबर को जॉइन किया था, मैं लिख देता हूँ, 30th सितंबर था। आई थिंक आपके किसी पिछले पेपर में आया भी हुआ था ये क्वेश्चन जो है वो। 1947 में पाकिस्तान ने जब वो जॉइन किया था, ठीक है? पाकिस्तान ने अपनी आज़ादी के अगले महीने जॉइन कर लिया था और वजह ये थी, उन्होंने बताया था कि हम जो है वो ह्यूमन डिग्निटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, ठीक है? 1947 में। और पाकिस्तान का बड़ा अजीम जो है वो मोटो था उस वक़्त जो है ना, पाकिस्तान ने जब जॉइन किया था। और पाकिस्तान के पास नॉन परमानेंट मेंबरशिप नहीं, मैं आपके लिए सब बता रहा हूँ, यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल की वो 7 टाइम जो है वो उसको नॉन परमानेंट मेंबरशिप मिला था, जिन बाकियों के लिए नहीं है ये। 14 पॉइंट बता दें, 15 अगस्त 1947 को यूएस एम्बेसी पाकिस्तान के अंदर जो है वो बनी थे, ठीक है जी। अच्छा जी। अच्छा जी, 14th ऑफ अगस्त को किसी ने खिताब किया था पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को। मोहम्मद अली जिन्ना के साथ-साथ किसी और ने भी खिताब किया था और उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। तो जी, माउंटबेटन जो है वो ये कौन थे जी? लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो, बैटन के बारे में क्या डिटेल्स हैं हमारे पास? इन्होंने क्या प्लान दिया था और बाकी जो है वो इनके बारे में चीज़ें जो हैं वो, अच्छा इनका मुकम्मल नाम सुन लीजिएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। इनका नाम पूरा लुईस फ्रांसिस एल्बर्ट विक्टर निकोलस माउंटबेटन था। तो सिंपल सी बात कह लेते हैं कि ये माउंटबेटन था। माउंटबेटन बेसिकली एक नेवल ऑफिसर था, ठीक है? इसका जिस तरह से समझ लीजिए कि पाकिस्तान में लोग सीएसएस, पीएमएस करके जो है वो ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनते हैं ना, माउंटबेटन जो है वो ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा था। और ये ऐसा नहीं था कि इसने कुछ सीएसएस या पीएमएस पास करके ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बना था। ये बड़ा करीब था, रिश्तेदार था ब्रिटिश रॉयल फैमिली का, जिसे हम बीआरएल कहेंगे, बीआरएफ कहेंगे, ब्रिटिश रॉयल फैमिली का। और माउंटबेटन की जो ओरिजिनल नेशनैलिटी थी वो जर्मन थी, आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? कि हमने जो है वो ह्यूमन डिग्निटी पे काम करना है, वी आर गोइंग टू अपग्रेड ह्यूमन डिग्निटी, और हम जो है वो जो कोलोनियलाइजेशन है इसके खिलाफ है, ये मोटो था। तो जी, माउंटबेटन जो है लेकिन इसके पेरेंट्स जो होते हैं ये जर्मन से हैं और जर्मन से इसको बड़ा लगाव होता है। लॉर्ड माउंटबेटन जो है ये जो ब्रिटिश किंग थे उनका रिलेटिव था। इंडिया के अंदर इनकी जो-जो खिदमात हैं वो आप सबको पता ही है, इन्होंने क्या-क्या किया। और माउंटबेटन जो है इन्होंने अलॉटमेंट टाइम जो है वो विज़िट भी किया और इवन खिताब भी किया पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। तो ये इनके बारे में कुछ बेसिक डिटेल है माउंटबेटन के बारे में। अब आगे चलते हैं जी। लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो पाकिस्तान की जब क्रिएशन होती है तो 14th ऑफ अगस्त एंड 15th ऑफ अगस्त, जरा गौर से सुनिएगा, ये पॉइंट पाकिस्तान के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट है। 14 अगस्त और 15 अगस्त के दरमियान वाली जो शब्द थी, उसमें जब 12 एएम होते हैं, टाइम को मैं हमेशा जो है वो इस तरह से लिखने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं कौन से वाले घंटे की बात कर रहा हूँ। तो 11:59 पीएम पे जो है, उसके बाद वाला जो 12 बजते हैं, जिसको आप रात के 12 कहते हैं, लेकिन असल में वो होते जो हैं वो 12 एएम है, ठीक है? 12 एएम पे पाकिस्तान का जो है वो ऐलान किया गया, रेडियो पाकिस्तान पर जो है वो। सो सबसे पहले पूछा जाता है कि किस लैंग्वेज में किया गया था? ये इंग्लिश लैंग्वेज में किया गया था, ठीक है? तो इंग्लिश लैंग्वेज में अनाउंस किया गया था और पहला मैसेज था, दिस इज़ पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। और ये ऐलान जो था ये ज़हूर अज़हर ने किया था, ज़हूर अज़हर ने किया था। देखो ये पीएमएस और ज़हूर अज़हर, सीएसएस में ना और पीपीएससी में, बीपीएससी में, एफपीएससी में, इनमें ना ये एक फ़र्क है बुनियादी सा। ये आपसे पूछ रहा है ना कि किसने किया था, क्या ऐलान किया है? वो सीएसएस आपसे कभी ये नहीं पूछेगा कि पाकिस्तान का वजूद कब आया, टाइम क्या था, डेट क्या थी, ये बातें सारी की सारी एफपीएससी वन पेपर एग्ज़ाम्स में पूछेगा। वो ये बताएगा पाकिस्तान का वजूद कायम रखने के लिए हमें क्या करना है, ठीक है? जो जो लोग सीएसएस, पीएमएस में अपेयर हो रहे हैं ना, जो डिस्क्रिप्टिव चीज़ों की तरफ जा रहे हैं,
वो कभी नहीं पूछेगा कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो कब बना, उसकी डेट क्या है, उसके पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया। वो कहेगा कि यूनाइटेड नेशन इज अ फील्ड इंस्टीट्यूट, इसके ऊपर अपने कमेंट करो। ठीक है, इतनी सी बस कहानी होती है। तो दोनों डिटेल्स को सिंक्रोनाइज करना होता है, इकट्ठे लेके चलना होता है। ठीक है, सो हमारे पास जो है ये दोनों के दोनों एग्जाम्स को ऑब्जेक्टिव जो है और सब्जेक्टिव, जब हम इन्हें मिलाने का जो है वो सिलसिला सीख जाते हैं ना, ठीक है, जब इन्हें हम जो है वो मिलाने का सिलसिला सीख जाते हैं, तब हमारे पास जो है वो एग्जैक्ट डिटेल्स आती हैं। ये दोनों चीजों को सिंक्रोनाइज करने का ही मतलब हमारे पास है कि हमने जो है वो डिटेल्स को ढंग से जो है वो समझ लिया। और अगर लोग परेशान ही तब होते हैं, लोग परेशान तब होते हैं कि जब उनको जो है वो इन डिटेल्स का नहीं पता होता। ठीक है, तो जी इन दोनों को मिलाने का सिलसिला जो है वो हमें करना है। मूव ऑन करते हैं जी यहाँ से जो है आगे। जी हमारे पास जो है क्वेश्चन है, ओके, पाकिस्तान से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि माइग्रेशन जो है, माइग्रेशन वाला सिलसिला, कितनी जो है वो ऐसे लोग थे जिन्होंने माइग्रेट किया था, कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने 1947 में इंडिया से माइग्रेट किया था पाकिस्तान की तरफ। तो देवर 85,000। थैंक यू। 85,000 पहले डिजिट था, लेकिन बाद में इसको रिवाइज किया गया और बताया गया ये 85,000 नहीं है, 85 लैक्स है। ठीक है, सो हिस्ट्री के अंदर जो है वो सबसे बड़ी माइग्रेशन जो है वो ये थी। 85 lakhs people they migrated from Delhi and the other parts of the India towards Pakistan जो है वो। ठीक है सर, रेडियो लाहौर रेडियो स्टेशन से अनाउंसमेंट हुई थी। मेरा ख्याल है कि लाहौर रेडियो स्टेशन से ही हुई थी, मुझे भी यही लगता है। अगर कराची से हुई है तो ये मुझे भी कंफर्म कर दीजिएगा, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जाऊंगा नहीं। अच्छा जी इसके बाद आगे चलते हैं। ये हमारे पास ही बिल्कुल बेसिक बेसिक सी डिटेल्स थी जिनका आपको पता होना चाहिए। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अदरवाइज हम यहाँ से आगे मूव करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहें इसका तो मैं आपके सामने इसको विजिबल कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद हम अगली स्क्रीन पे चले जाएंगे। ओके जी, अब हम नेक्स्ट स्क्रीन पे मूव करते हैं और ये हमारे पास है जी अब कुछ और मजीद डिटेल्स हैं। मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो, उन्होंने पाकिस्तान में बड़ी सोच समझ के काम किया। मैं किताब बारहा रिकमेंड करता हूँ आप लोगों को, जरूर देखिएगा। दो तीन किताबें हैं उनमें, कायद आजम के बारे में इनका विजन पढ़ने का अगर आपको मौका मिले तो पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट को पढ़िएगा, ये एक अच्छी किताब है। तो पाकिस्तान असेंबली में जितना काम मोहम्मद अली जिन्ना ने किया उतना उतना किसी ने नहीं किया, और इवन यही वजह है कि मोहम्मद अली जिन्ना का नाम जो है वो कुछ मसाजिद में खुतबों के अंदर जो है वो इस्तेमाल किया जाता था। बड़े अजीम अजीम लोग जो है वो ये करते होते थे। तो एक क्वेश्चन जो है वो आ जाता है कि इनका नाम कौन से जो है वो मिनिस्टर थे जिन्होंने इस्तेमाल किया था। तो हमारे एक एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे, पीर इलाही बख्श था। उन्होंने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो है वो एक खुतबा के अंदर जो है वो इनका नाम इस्तेमाल किया था, मोहम्मद अली जिन्ना का। और ये बस एक ही ऐसा ओकेजन है जिसको आपको याद रखना है। अगस्त का महीना था 2022, 1947 जो है वो, उसमें उन्होंने इसको इस्तेमाल किया था। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो खुद बहुत हार्ड वर्किंग थे। अगस्त 23, 1947, तब जो है मोहम्मद अली जिन्ना चूंकि खुद भी जो है वो एक लॉयर थे, एक वकील थे, और उनको सारे का सारा काम जो है वो करना आता था पाकिस्तान के बारे में। अच्छा ये सारे के सारे नीचे चला गया, ओके ग्रेट। अब दोबारा इसको इधर कर लेते हैं। पाकिस्तान के बारे में जो जब बात ये हुई कि कौन जो है वो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम लीगल गाइड के तौर पर काम करेगा, तो डेफिनेटली वो हमारे पास मोहम्मद अली जिन्ना का नाम ही आता है कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है वही पाकिस्तान में लीगल गाइड के तौर पर भी काम करेगा। अच्छा जी, जो हमारी पहली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, जो आइन साज असेंबली थी, उसके अंदर जो मेंबर्स थे वो हमारे पास 69 मेंबर्स। इससे पहले कि हम आगे चलें, आगे बढ़ें, मैं आपको बताना चाहूंगा तो पाकिस्तान के अंदर जो है
दो ऐवान होते हैं, एक को ऐवान बाला कहते हैं, एक को ऐवान ज़ेरी कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो हमारे पास सेनेट है और दूसरा हमारे पास नेशनल असेंबली है। अगर मैं सेनेट की बात कर लूं कि सेनेट हमारे पास क्या होता है, सेनेट ही वो हमारे पास ऐवान है जिसे हम ऐवान बाला कहेंगे। और ये क्यों कहा जाता है कि पाकिस्तान में एक ऐवान जो है वो नीचे है, एक ऊपर है, एक लोअर हाउस है और एक अपर हाउस है। सेनेट जो है इसको हमारे आइन के अंदर जो है वो मेंशन किया गया है। बेसिकली पाकिस्तान जो है वो फेडरेशन है। फेडरेशन जो है एक ऐसे इलाहा को कहा जाता है जिसमें मुख्तलिफ सूबे आके मिलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सेनेट के अंदर इस वक्त जो है वो तकरीबन 100 जो है वो सीट्स हैं, तकरीबन नहीं एग्जैक्ट जो है वो 100 सीट्स हैं इसमें जो है वो। और इसमें से 92 लोग जो हैं वो वाले होते हैं कि जिनको इलेक्ट किया जाता है, ठीक है, इलेक्ट किया जाता है। इनको इलेक्ट कौन करता है? इनको इलेक्ट करते हैं जनाब वो जो हमारे पास प्रोविंशियल लेजिस्लेचर होते हैं, जिनको आप लोग करते हो, एमएनएस को, वो इनको इलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो है ये जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाती है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन से मुराद ये है तो पाकिस्तान के प्रोविंसेस जो हैं, जो पाकिस्तान के प्रोविंसेस हैं, हर प्रोविंस के लिए जो है वो 23 सीट्स होते हैं, ठीक है। तो 23 को जरा मल्टीप्लाई करें 4 से, क्या आंसर आता है? क्या आता है जी? 23 को जरा करें, 92 आता है। सो हमने तो कहा कि ये 100 सीटें होती हैं, तो ये तो 23 जो है वो सूबों की बनती है कि हर सूबे के जो है वो सीट्स 23 है। अच्छा, जिन लोगों को ये नहीं समझ है वो देख लें कि फेडरेशन जो है, अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें पता है कि ये सेनेट क्या होता है? अगर किसी को नहीं पता मैं बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। ये सेनेट की जो बात कर रहे हैं, ये 100 सीट्स कौन सी हैं, ये 23 सीटें कौन सी हैं, ये 92 कैसे इलेक्ट होते हैं, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। बिकॉज इफ यू हैव नो आइडिया अबाउट दैट, अगर है तो फिर मैं यहाँ से आगे चलूंगा। पता है आप सबको? जितने लोगों को पता है वो क्लियर लिखिएगा जरा। ओके। ग्रेट। अच्छा देखिए, बाकी हिना परवेज भट्ट हैं 23 के बाद। अच्छा, ये तो मेल अगर कमेंट करता ना तो मैं समझता कि वो हिना परवेज भट्ट से ना नासिर है, ठीक है, लेकिन ये नासिर ने लिखा। ग्रेट। अच्छा, पाकिस्तान के ना अंदर दो ऐवान होते हैं। एक वो होता है जिसमें आपके एमएनएज होते हैं ना, जिसको आप वोट डालते हो, डायरेक्टली उन्हें कॉस्ट करते हो। ये एमएनएज जो हैं ये आपके पास बैठते हैं, नई कौंसिल वाली असेंबली में बैठते हैं एमएनएज जो हैं वो, जिनको आप वोट डालते हो ना, ये फिर जो है वो एक नए जो एक ऐसा ईवान है जिसे हम ईवान बाला कहते हैं, वहां पे लोगों को जो है वो ये भेजते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्शन जो है वो इनका भी होता है। प्रोसेस क्या होता है, ये अभी लंबी चौड़ी डिटेल्स हैं, सिर्फ ये समझ लो कि हर मुल्क को चलाने के लिए दो ईवान होते हैं। और ये दो क्यों होते हैं? क्योंकि जहां पे सूबे होते हैं कि ये एक सूबा है, ये दो सूबा है, ये तीन है, ये चार है, जब ये सूबे मिलके कहते हैं कि हम सब ने मिलके जो है वो एक फेडरेशन के साथ मिलना है, इस्लामाबाद के साथ या पाकिस्तान के साथ, तो फिर इन तमाम सूबों को इस तरह के जब सूबों का इल्हाक होता है, वो एक इंस्टीट्यूट, एक इदारा फेडरेशन कहते हैं। तो ऐसे इलाकों में जो है वो पाए जाते हैं, हमारे पास दो ऐवान पाए जाते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो प्रोविंसेस में से मैंने बताया 23 सीट्स हैं। अब नोट कीजिएगा कि चार सीटें जो हैं वो हैं हमारे पास फेडरल कैपिटल की। सो चार सीटें जो हैं वो इसमें आ गई इस्लामाबाद की, और चार सीटें जो हैं वो हमारे पास फाटा की हैं जो कि 2024 के बाद नहीं रहेंगी, ठीक है। चार सीटें जो हैं वो अभी तक फाटा की हैं जो कि 2024 के बाद नहीं रहेंगे। अब इनके ऊपर, इन सीटों के ऊपर जो इलेक्शन होता है सेनेट में, वो हर 3 साल बाद होता है, ठीक है। जिन लोगों को ज्यादा समझ नहीं आ रही वो ये डिटेल्स बस याद रखें। आफ्टर 3 इयर्स जो है वो इनके ऊपर इलेक्शन होता है, और इनके ऊपर इलेक्शन जब होता है तो अगले जो है वो 1/3 मेंबर जो है वो रिटायर हो चुके होते हैं, ठीक है। 1/3 मेंबर जो है वो रिटायर हो चुके होते हैं। यहीं से वापस आते हैं, कहानी शुरू करते हैं। अभी के लिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा, ये आपके पास सकते हैं। उसी लिंक से दोबारा ज्वाइन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ओ यस, सेनेटर्स जो हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, चलिए जी, इसको मीटिंग को दोबारा ज्वाइन करें उसी लिंक से, यहीं से आगे चलते हैं।